हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है रिबॉर्न रिच। ये कोरियन ड्रामा है जो कि रिच फैमिली बिजनेस रिलेटेड है। उम्मीद है ये ड्रामा भी आप लोगों को पसंद आएगा। कहानी के स्टार्ट में हवन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही थी बैंक अथॉरिटी, और यहाँ कुछ सीक्रेटली रिकॉर्डिंग जैसा चल रहा था। और वेरिफिकेशन के बाद उसके अकाउंट पर 600 मिलियन डिपॉजिट हो जाता है। और एम्प्लॉय से पूछते हैं कि आप इतनी कम उम्र में इतने रिच कैसे हैं, क्योंकि हाँ उनके पास अब गोल्ड कार्ड था। और हाँ उनको सब रेस्पेक्ट कर रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है वानी पहले का सीन, जहाँ वो ऑफिस के अंदर आता है और बुक निकाल के ऑनलाइन से अब पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई करते करते सुबह हो गया था। अब बाहर किसी को लेके आता है तो उनके इंतजार में था, जहाँ सारी मीडिया वालों, और जहाँ की सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल था उसके लिए। और देन फ्रेंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है प्रोसिक्यूटर सीओ चेबुल फैमिली की डिटेल डाटा कलेक्शन करके रखी हुई थी। कुछ टैक्स इशू को लेकर यहाँ डिस्कशन चल रहा था उनके बीच। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट मैनेजर सिन को, जो कि न्यूली अपॉइंटेड है, उसका मुलाकात हाउन के साथ हो जाता है उस पार्टी में, जो कि असल में यहाँ की सीनियर मैनेजर की काम कर रहा था। और सिन काफी इम्प्रेस था उसके बारे में सुनते सुनते, कैसे वो प्रोफेशनली रहता था उसकी काम को लेकर। और इंटरेक्शन करना तो चाहता था पर तब टाइम नहीं था, सब पार्टी के अरेंजमेंट में लगे हुए थे। और एक एक करके रिस फैमिली के मेंबर का एंट्री हो रहा था, जहाँ सुनजुन उसकी वाइफ को कुछ बताने ही जा रहा था और वो उसकी वाइफ उसे रोकना चाहती थी, पर वो ना सुनते हुए अंदर आता है। और यहाँ उसके पापा के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, जहाँ उसके पापा बोल रहे थे कि यहाँ की सारे के सारे जायदाद कुछ भी तुम्हारा नहीं है, जो कि जेनेटिकली ट्रांसपोर्ट होते आ रहा है अभी सभी जनरेशन। यहाँ झगड़े के बीच उनका हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो इस फैमिली को छोड़ के जाने की बात कर रहा था ये सुनते ही। और उसी टाइम में हायुन अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि हार्ट अटैक आ रहा है उनका। और सुनजुन उसे देखते ही वहां से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ रिच फैमिली की बाकी मेंबर के बीच अब डिस्कशन चल रहा था कि किसी के नाम पर कितना शेयर होगा। और हार्मिन, जो कि संजुन की वाइफ थी, वो हार्न को अब कहती है कि सेरेमनी एंड होने से पहले तुम्हें संजुन को यहाँ लाना होगा, तुम्हारे पास 30 मिनट का टाइम है। और हार्न निकल जाता है अब मिशन के लिए, मतलब उसे ढूंढने के लिए। अब सीन उसे पूछता है कि तुम इस टाइप की टास्क को कैसे मान लेते हो। तो हार्न कहता है कि यहाँ पर 3 रूल चलता है एम्प्लॉय के लिए। तुम कभी भी चेयरमैन को की फैमिली से दिए गए ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और उनको सवाल भी नहीं पूछ सकते, और खुद जजमेंट भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सुनजुन अकेले फीस के साथ यहाँ बात कर रहा था। तब एम्प्लॉय उसे खाने सर्व करने करेंगे या नहीं ये पूछ रहे थे, तो उनको शांत रहने के लिए वो इशारा देता है। पर वो दोबारा पूछते हैं कुछ देर बाद, तो वो गुस्से से एक्वेरियम तोड़ देता है। और इतना गुस्सा था वो सारे के सारे सामान के ऊपर अब गुस्सा निकाल रहा था। तो एम्प्लॉय ये सब देखते हुए बहुत डरे हुए थे। और दूसरी तरफ पार्टी स्टार्ट हो गया था और चेयरमैन की स्टैचू अनरिवील हो गया था। और इधर हार्न तब अंदर आ जाता है तो उसे चोट लग जाता है। और ये सब इंसिडेंट के बाद वो शांत हो गया था। अब हार्न पास आता है और बोलता है कि ये सिमिलर चीज हुआ था 60th बर्थ पार्टी में उनके ग्रैंडफादर की, मतलब उसके ग्रैंडफादर की। यानी कि हार्न उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ाई किया था, जो कि हम एपिसोड की शुरुआत में देखे हुए थे। और ये भी अश्योरेंस दे रहा था कि सुबह जो कुछ हुआ था चेयरमैन के साथ आपकी वजह से मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा पार्टी के लिए। और संजू ये सब सुनने के बाद उसके ऊपर पानी डाल देता है, फिर कहता है कि चलो। और सिन अब हायन को इस टाइप की हालत में देखते हुए उसकी पैसेंस के बारे में अंदाजा लगा रहा था। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि पार्टी शुरू हो गया था सोयंग ग्रुप का, और स्पीच दे रहा था कि आज के बाद किसी टाइप की करप्शन और इलीगल बिजनेस हमारी कंपनी के अंदर नहीं होगा। और हायन अपने आप को मिरर में देख रहा था और रामन लेके आता है खाना खाने के लिए। अब कुछ एम्प्लॉय वहां हायन की बुराई कर रहे थे इसके साथ, कि उसके पास पोटेंशियलिटी ही नहीं है। और सीन कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो चेयरमैन के राइट हैंड वो कैसे होता। तो ये सब सुनते ही बहुत हंसते हैं और भी कमी निकालने लग जाते हैं हान का। अब हान का इसी बीच कॉल आता है तो ये लोग डर जाते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन वो सुन चुका है।
पर उनको बिना कुछ बोले हम्बली रेस्पेक्ट देते हुए वहां से चला जाता है। अब सफाई कर रहा था वॉशरूम का, क्योंकि इनको ज्यादा साफ सफाई पसंद थी वो बोले थे, और इसीलिए उसे कुछ टिप भी देते हैं। और हान का अब घर का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी माँ का डेथ एनिवर्सरी चल रहा था, और हान अब घर की सारी खर्चे उठा रहा था जहां हमें पता चलता है, और उसकी भाई का पढ़ाई की खर्चे भी वही उठा रहा था। पर वो समझ रहा था उसकी तकलीफ को, तो इसीलिए थोड़ी बहुत कमाई करके उसे एक पेन गिफ्ट दिया था। अब उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में सर्विस कर रहे हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते। तो हाया ने सुनते ही गुस्से से वहां से जा रहा होता है और कुछ पैसे वहां रखते हुए चला जाता है। और इनकम टैक्स वाले यहाँ से हम कंपनी रेड कर रहे थे, पर वहां से उनको कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता है। कंप्यूटर से सारे के सारे डाटा निकाल दिया गया था और सारे के सारे कंप्यूटर नया था जो कि यूज नहीं किया हुआ था। और प्रोसिक्यूटर सीन ये सब चीज से शक कर रही थी, तो कुछ तो है ये सब चीज में। और पहले से हायन की दिमाग के मुताबिक यहाँ की सारे के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के एक सीक्रेट रूम के अंदर रखा गया था। अब सीन इनको जो पहला वाला इंसिडेंट की वजह से माफी मांगता है, और काम के बाद एम्प्लॉई उनकी सारी फैमिली मेंबर को वो कर रहे थे, पर किसी का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था एम्प्लॉय के लिए। और अचानक से एक आदमी यहाँ उसके कंधों में हाथ रख के बोलता है कि तुम बहुत अच्छे काम किए, जो कि चेयरमैन का चौथा बेटा था, और उनको कुछ रीजन की वजह से घर से निकाल दिया गया था। और ये फॉर्मर एक्ट्रेस थी जो कि उनकी वाइफ थे। और डॉक्टर कहते हैं कि उनका हालत आगे से बेहतर है। और इसी बीच शायन वहां पहुंचती है और बोलती है कि मैं 3% शेयर चाहती हूँ, और आप में से किसी को ऑब्जेक्शन है तो मेरे बेटे को वापस ले आए। अब सबको मालूम है उस दिन की हादसे की बात, तो सबके सब चुप रहते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहां हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां सिन को कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाता है माइक्रो प्रोजेक्ट को लेकर। और ये डॉक्यूमेंट दिखाते ही सीनियर वो पेपर को रिसाइकलिंग में भेज देते और कहते हैं कि किसी को भी कुछ मत बताओ। पर हान को मन नहीं मानता है, तो वो माइक्रो प्रोजेक्ट के बारे में अब सुंजू को बता देता है, क्योंकि पहले से वो फोटो निकाल के रखा था और डॉक्यूमेंट का, और पेपर कंपनी के बारे में यहाँ कुछ बात कर रहे थे। तो सुंजू अब सीनियर को बुलाता है और पूछता है कि तुम क्यों नहीं बताया मुझे पहले से, और उसे कंपनी से निकाल देता है। और हान को कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करो, और चेयरमैन के पास अब अकेले आते हुए बोलता है कि अब कुछ तो मेरे नाम पर होने जा रहा है। शुरू में जो दिखाया गया था एपिसोड की शुरुआत में कि हाँ उनकी अकाउंट में 600 मिलियन डिपॉजिट किया गया था, वो यहाँ डिपॉजिट किया गया था क्योंकि वो मिशन पर आया हुआ था और दूसरी कंट्री आ गया था और टैक्सी से वो कहीं जा रहा था। और हान की जो कन्वर्सेशन था शुनजुंग के साथ वो सब रिकॉर्ड की थी ये, और प्रोजेक्ट की जो शो को वो सुना रही थी, क्योंकि ये भी शुनजुंग फैमिली की मेंबर में से एक थी। अब हमें दिखाया जाता है कि टैक्सी ड्राइवर उसे एक शॉर्टकट कहते हुए सेपरेट वे से ले रहा था, और एक ब्लैक कार उनको फॉलो कर रहा था। और अचानक से वो कार रुकता है, तो वो कार देखते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखते वो आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ बच्चे उसे टकरा जाते हैं, तो वो वहीं गिर जाता है। उसको इंजेक्शन दे दिए थे जो कि अनस्थेशिया का। और वो एम्प्लॉय को अब शुनजुन की बहन अपनी हिफाजत में रखी थी, जो कि फॉर्मर एम्प्लॉय थी, और हायन को अब फेंकने के लिए यहाँ लेके आए थे समंदर के पास। और वहां वो देखता है सीन को, तो देख के पूछता है कि क्या चल रहा है। तो वो बोलता है जिसने उसे यहाँ आने की ऑर्डर दिया था वो खुद उसे मारने की ऑर्डर भी दिया हुआ था, और वहां से उसे बैग लेने के बाद उसे शूट कर दिया जाता है और पानी में फेंक दिया जाता है। अब हमें पास से दिखाया जाता है जहाँ चेयरमैन के जो फोर्थ सन थे और उसके वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे, और वो दूसरी सिटी से यानी कि शायद दूसरी कंट्री से शिफ्ट हो रहे थे कोरिया। और 2 बच्चे में से एक बच्चे खुद को देखते हुए बोल रहा था कि मैं जिंदा हूँ, पर कैसे, और हम कोरिया क्यों शिफ्ट हो गए। और यहाँ देखता है वो पहली बार चेयरमैन को अपनी आंखों की सामने, जिसे उसकी मम्मी दादाजी बोल रहे थे उसके, और उनको सामने आते हुए देख के वो सामने खड़ा रह जाता है, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अपनी आंखों के सामने पहली बार चेयरमैन को देखता है, जो कि हमेशा से उस स्टैचू में देखते आ रहा था, पर यह सब चीज रियलिटी में कैसे है वो सोचते हुए वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। और उसकी मम्मी अब चेयरमैन को सॉरी बोलते हुए उसे रोक लेते और समझा भी रहे थे कि कैसा मैनर था तुम्हारा,
और उसी टाइम दादी सामने आते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा हो, और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ही है। अफहान उनको पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो वो बोलते हैं कि ये किस टाइप का सवाल है, तुम डोजूट हो। वो पोस्टर में देखता है जहाँ ईयर 1987 था, मतलब अब वो पास में आ गया है और साथ साथ उसका नाम भी बदल गया है डोजूट है। और वो सुरंग ग्रोव की घर की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका रास्ता बिल्कुल सेम था आज जहाँ पर उनका घर है, और रूम नंबर भी 13 ही था। और उसे पहले ही से ये सब चीज़ मालूम था, पर उसका भाई सोच रहा था कि मुझे छोड़ के आप डोजू के साथ यहाँ पहले से आ चुके हैं, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था। और ग्रैंडफादर का 60th बर्थडे एनिवर्सरी यहाँ चल रहा होता है, और यहाँ जो दो बड़े बहू थे वो काफ़ी इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए थे अपनी सास के साथ। तब डोजून का मम्मी आते हैं और पूछते हैं कि कुछ हाथ बटाने के लिए, पर उसकी दादी कहते हैं कि अरे नहीं, तुम बस बच्चों का ध्यान रखो। और डोजून का पापा मम्मी की शादी शर्मन का बिना मर्जी के हुआ था, इसीलिए उनके फैमिली मेंबर रूड बिहेव करते थे उसकी मम्मी के साथ, जो चीज वो भी खुद फील कर पा रहा था। और हेरमैन यहाँ सूसी खाते हुए बिजनेस मैटर डिस्कशन कर रहा होता है, और चेयरमैन को एक चीज में परफेक्शन चीज चाहिए था। इवन सूसी में कब 320 या फिर 280 राइस यूज किया जाएगा वो भी एम्प्लॉय को जानना जरूरी था, क्योंकि उनका मानना था टॉप बिजनेस करने के लिए ये चीज चाहिए चाहिए। और अगर तुम्हें जापानीज और यूएस बिजनेसमैन के साथ कंपटीशन करना होगा तो जरूर चाहिए परफेक्शन चीज। और युनकी को छोटा बेटा जैसा एक्सेप्ट कर लो, ये पीलोक रिक्वेस्ट कर रही थी। पर चैनमैन गुस्सा था क्योंकि वो फिल्म प्रोड्यूसर था, और वो जो भी काम करता था उसे उनके फैमिली को फायदा नहीं होगा, और या फिर कंपनी सोनांग को भी फायदा नहीं होगा। और ऊपर से वो बेगर मर्जी के शादी किया था। और अब याद कर रहा था कि जब शादी मैटर के बारे में वो पहले से सुन चुका था जब वो एम्प्लॉय था, और फैमिली फोटो में से देखता है उसका फोटो मिसिंग है, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि जब वो एम्प्लॉय था पढ़ाई कर रहा था तब भी ये चीज़ मिसिंग था। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि कोरियन इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट चाहता था कि सोनम ग्रुप उनको फंडिंग करे, और चेयरमैन यहाँ कहता है कि मैं एक टॉप बिजनेसमैन हूँ कोरिया का, ये सब चीज़ तो तुम्हें पता है ना। और डोजून देखता है कि एक लड़का यहाँ से कुछ चुरा रहा है। जब वो सामने उसे देख लेता है तो डर जाता है, और जिस वजह से पोर्सिलेन बेसिन टूट जाता है। और ये लड़का और कोई नहीं, ये था सुनजुन, जो हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं। और ये सब चीज उसका छोटा भाई देख लेता है, तो दूसरों को जाके बोलता है कि डोजून प्रॉब्लम में है। तो इसी बीच यहाँ ये फोर्स कर रहा होता है कि तुम सबको बोल दो कि तुम ये ले रहे थे। अब फैमिली मेंबर यहाँ पहुंच जाते हैं तो डोजोन यहाँ प्रूफ निकाल के दिखाता है कि ये ही चोरी कर रहा था दादाजी के सामान, और जिस वजह से ये पोर्सलिन बेसिन भी टूट गया है। तो सुनजो यहाँ गुस्सा हो जाता है और उसे एक मुक्का मारता है, और इसी बीच चेयरमैन यहाँ पहुंच जाता है। और पोर्सलिन बेसिन टूटने की चीज वो बुक में से पढ़ चुका था, 1987 60th बर्थडे एनिवर्सरी चीज, जो चीज इसे बता रहा था हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं ऑलरेडी। और चेयरमैन यहाँ समझा रहा था कि ये सब चीज मेरे लिए मायने नहीं रखता है, तुम्हें किसी भी सिचुएशन में काम लेना होगा, वरना आगे जाके तुम इतने बड़े बिजनेस को कैसे संभालोगे। तो यहाँ से वो भागता हुआ आ जाता है और एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है, जहाँ एक बच्ची को देखते हुए बोलता है कि हामिन। और हामिन कौन है हमें यहाँ साफ कुछ दिखाया नहीं जाता है, शायद आगे पता चलेगा। अब रेस्टोरेंट ओनर को देख के मम्मी कहता है, जिनकी डेथ एनिवर्सरी हम एपिसोड 1 में देखे थे। अब रेस्टोरेंट के अंदर आके अब खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, तब उसकी रियल मदर वहाँ पहुँचते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ हो, हम कितने देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो मेरे साथ घर पर। मतलब अब हाउन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद कर पा रहा था, और हाउन अपनी छोटा भाई यानी कि रेस्टोरेंट वालों की बेटा को वही ही देखा था, जो कि उसका भाई है प्रेजेंट में हम देखे थे। और उसकी मम्मी उसे समझा रहे थे और हिम्मत दिला रहे थे कि ये सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होगा। अब स्वयं कंपनी लॉस में चलेगा अगर अमेरिकन और जापानीज कंपनी का शेयर अच्छा चलेगा तो। अब डूजुल दादाजी के साथ बात करने के लिए घर पर आया हुआ था अकेला, और हाँ यहाँ इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहती थी। और चेयरमैन भी मान जाता है फंडिंग करने के लिए, क्योंकि तब दो पार्टी इलेक्शन में खड़े हुए रहते, तो उनके बीच डिस्प्यूट क्रिएट किया जाएगा तो तीसरे का फायदा होगा, मतलब इनके फायदा होगा तो ये जीत जाएंगे, तो उनका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, यही डिस्कशन चल रहा था।
और इसी मौका का फायदा की इंतजार में थे जहाँ डोजो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था बाहर कि मुझे बात करने दो दादाजी के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ और मैं उनको वाइट पोर्सलिन मशीन लौटा दूंगा। मेरे पास एक प्लान है जो कि इलेक्शन फंडिंग में हेल्प करेगा आप लोगों को। और चेयरमैन ये सब चीज़ अंदर से सुन रहा था और कुछ रेस्पॉन्स नहीं देता है, और कि कोई कुछ नहीं बोल रहे थे तो वहाँ से जा रहा होता है। तो उसे अंदर बुलाता है चेयरमैन। डोजो यह समझा रहा था दादाजी को कि इस इलेक्शन में किसी का भी जीत नहीं होगा, क्योंकि जैसा होता है ना, क्लास मॉनिटर चूज करते टाइम एक को रिजेक्शन किया जाता है तो बाकी दो लोग बचते हैं, तो उनमें से एक दूसरे की कमी निकालने में लग जाते हैं टीचर के सामने। तो टीचर के इम्प्रेशन ऑलरेडी दोनों के लिए ही खराब हो गया हो, तो दोनों को ये रास्ते से हटा दिया जाता है और किसी और दूसरे बच्चे को यहाँ चांस मिल जाता है। और चेयरमैन भी ये आंसर सुनते हुए काफी सेटिस्फाइड हो गया था, तो खुश होते हुए और एक सवाल पूछता है कि बताओ श्रिम्प यानी कि प्रॉन और ब्लू व्हेल में से कौन जीतेगा। तो डोजो यहाँ जवाब नहीं दे पाता है, तो उसे बोलता है कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह ही हो, चले जाओ यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जाता है कि चेयरमैन चाहता था कि सेमीकंडक्टर का बिजनेस खोलेगा। यहाँ इलेक्शन के लिए सोनंग कंपनी यहाँ फंड देता है, जो डूल यहाँ सवाल का जवाब ढूंढने में लगा हुआ था और इसीलिए काफ़ी हद तक वो पढ़ाई भी कर रहा था। और यहाँ उसे मालूम होता है कि दादाजी 29 में वापस आ रहे हैं, जिस डेट वो पहले से पढ़ चुका था कि उसी डेट पर प्लेन क्रैश हुआ था। तो वो पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन देने की कोशिश कर रहा होता है, पर पुलिस उसका बात नहीं सुन रहा था क्योंकि वो एक बच्चा ही था। और फोन पर किसी को बोलता है कि ये सब लिखो, मैं जो कुछ बता रहा हूँ। यानी कि वो बताता है कि श्रिम्प ही जीतेगा व्हेल से, क्योंकि उसके ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। अगर वो ताकतवर बनेगा तो ही जो जीतेगा। पर ये नोट को ये गिरा दिया होता है काफ़ी हद तक। तो यहाँ चेयरमैन प्लेन के लिए निकल रहा होता है और चेयरमैन अब प्लेन में बैठ गया था, हमें दिखाया जाता है, और वो प्लेन क्रैश हो गया था, इसीलिए सब रो रहे होते हैं उनके घर में। तब चेयरमैन अंदर आ जाता है, जो कि बहुत शॉकिंग चीज़ थी सबके लिए, क्योंकि हमें दिखाया जाता है यहाँ पास सीन जो लेटर वो लिख के दिया था, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर जो रूल दिया था वो चीज चेयरमैन पहले से पढ़ चुका था और इसीलिए बागदाद में ही रह गया था और नेक्स्ट प्लेन पकड़ के कोरिया वापस आया था। और इसी खुशी में वो कुछ प्राइज देना चाहता था जोडुल को। यहाँ हाउन कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ उसका वैल्यू गिर जाता है। मुझे आप लैंड दे दीजिए और जहाँ पेड़ पौधा होगा, और मैं आपके लिए सियोल यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री हासिल करके दिखाऊंगा। और ये भी वादा करता है। और चेयरमैन उसका आईक्यू से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, उसका चौथा बेटा को एज ए फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जोडुल अब बड़ा हो गया था और यूनिवर्सिटी से डिग्री भी वो हासिल कर चुका था। अब वो खुद की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले खुशी खुशी ये भी बोल रहा था कि मैं चेयरमैन जिन योंगचुल का ग्रैंडसन जिन जोडुल है। कि जोडुल कहता है कि मनी का वैल्यू गिर जाता है समय के साथ साथ, इसीलिए मुझे आप लैंड दे दीजिए। और चेयरमैन ने लैंड दे दिया था, जो लैंड तब फार्मिंग के लिए यूज किया जा रहा था, पर अब वो लैंड का वैल्यू बहुत डिमांडेबल हो गया। अब लोगों का फर्स्ट चॉइस बन गया है वहां पर रहना, जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़ा हो गया है। और वो प्रॉपर्टी का ओनर जोडुल ही है, जो कि 20 साल की उम्र में, पर उसका नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो है $25 मिलियन। और इतने सारे पैसे देखते हुए वो घबरा जाता है, जो चेयरमैन कहता है कि मैं ये सब बैंक में रख देता हूँ, जब तुम चाहो तब यूज कर लेना। तो जोडुल के पास जो पैसा है उस टॉपिक को लेकर यहाँ बाकी लोग फैमिली के मेंबर डिस्कशन कर रहे थे कि पापा ये सही नहीं कर रहे, पर इनकी यहाँ कहता है कि वो पैसा हमारी पापा की जिंदगी की बदौलत ही उसे मिला है, इसीलिए तुम लोग कंपेयर मत करो उसके साथ। यहाँ जब हम कहती है कि साथ मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट भी तो हो सकता है ना पापा की, कि सोनंग यानी कि उनकी कंपनी किसी को मिलेगा। अब शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है जोडुल कहता है कि मैं भी आपके साथ न्यूयॉर्क फिल्म मार्केट जाना चाहता हूँ। बचपन से वो जिस मूवी पर पैसा लगाने के लिए कहता था, वो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा रहता था। और जोडुल उसके भाई दोनों अब बात कर रहे होते। उसका भाई उसे एडवाइस दे रहा था कि तुम ना कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, ये मेरा मानना है, क्योंकि तुम एक काम करो, तुम ब्लाइंड डेट, रेगुलर ब्लाइंड डेट या फिर कैजुअल ब्लाइंड डेट, ये सब कुछ ट्राई कर लो। तो शेड्यूल कहता है क्या सब में डिफरेंट क्या है, एक्चुअली इसमें डिफरेंस ही नहीं है। तो ऐसे बोलते हुए हंसता है और दोनों देखते हैं कि कुछ लोग गैदरिंग हुए हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि
आइडल ग्रुप जो डिसफंडिंग होने जा रहे हैं उनका अनाउंसमेंट वो कर रहे थे। तो वो देखता है कि एक लड़की रो रही है वो न्यूज सुनते हुए, और उसे देख के वो मुस्कुरा रहा था, जो कि हमारी फीमेल लीड है। और उसे घूरते हुए देख के वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पे पता चलता है कि जोडुल को पहले से पता है कि उसकी एज और मतलब जोडुल का एज और उसकी एज दोनों को एज ही सेम है। और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि चांग जी कुछ पेपर देता है और कहता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि हंडो स्टील में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चेयरमैन को बोल रहा था, और एक लॉ ऑफिस भी खोलना चाहता था साथ साथ, और चेयरमैन भी एग्री करता है और सपोर्ट के लिए हाँ कर देता है। और जोडुल उसके भाई और पापा तीनों न्यूयॉर्क फिल्म वीक आ गए थे, और ऐसे चलते चलते यहाँ गलती से जोडुल का टकराव हो जाता है एक आदमी के साथ, जिस वजह से उसका डोनट गिर जाता है। और यहाँ जोडुल को मालूम होता है कि ये आदमी ज्यादा टाइम पर फोकस करता था मनी से, इसीलिए वो दोबारा जाके डोनट खरीदने से बेहतर होगा उसी डोनट को उठा के खा लेता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है उसे। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जोडुल कहता है यहाँ कि टाइटैनिक मूवी पर हम पैसे लगाते हैं, ये हिट जरूर होगा मुझे ये लगता है। और उसका भाई यहाँ कहता है कि सूप तो डूब जाएगा ना, तो कैसे हिट होगा। और ऐसे बात करते हैं और जब बाहर आते हैं देखते हैं उसी आदमी को जिसका नाम है सियोन। वो भी राचल को समझा रही थी प्रूफ के साथ, यानी कि फैक्ट के साथ, कि टाइटैनिक जरूर हिट होगा, उसमें हम पैसे लगाते हैं। और वहां पर जोडुल सुनता है पावर शेयर कंपनी के बारे में। जब घर में जाने के बाद वो डिटेल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सियोन वो कंपनी का ही ओनर है, और ऑफिस जाके उसका डिटेल पता करता है। अब रेस्टोरेंट में ऐसे आके उसे देखता है किसी से अजनबी की तरह ऐसे मुलाकात हो गया, पर वो उसके पास ही मिलने के लिए ही आया हुआ था। और सियोन तब खाना खाते रहा था और खाने के साथ साथ एक मूवी के बारे में भी डिसाइड कर रहा था, जो कि सुपर कंप्यूटर और डीप ब्लू और दोनों मूवी में से कौन जीतेगा वो डिसाइड कर रहा था। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जोडुल का कार्बन कॉपी जैसा एक लड़का जो कि रेस्टोरेंट की ओनर का बेटा है, वो और कोई नहीं वो कि हायोन है, जो कि हम एपिसोड 1 में देखे थे, जो ग्लास लगा रहा था। और जोडुल यहाँ दावे के साथ कहता है कि डीप ब्लू मूवी ही जीतेगा, और सियोन यहाँ अपोज कर रहा था कि ये मूवी नहीं जीतेगा। और जोडुल कहता है कि वो शो खत्म होने के बाद तुम मुझे जरूर ढूंढोगे, और होटल नंबर लेते हुए यहाँ से चला जाता है। और यहाँ सेम चीज होता है, यानी कि डीप ब्लू मूवी विनिंग होता है। तो सच में जोडुल को ढूंढ रहा था, वो पेपर में से जो लिख के गया था वो इंक स्प्रेड हो गया था, इसीलिए वो बाहर आके स्ट्रीट पर ढूंढ रहा था जहाँ जोडुल उसे मिल जाता है, और उससे पूछता है कि कैसे तुम्हारा प्रेडिक्शन इतना सही है। तो वो बताता है कि जजमेंट मत करो, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचो, ये था जोडुल का मानना। और जोडुल उसके साथ अब पैसे इन्वेस्टमेंट का काम करना चाहता था, पर वो उसे बच्चा समझते हुए वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सुअन कंपनी को एनी हाउ फंड की जरूरत था, क्योंकि हंडो स्टील को कब्जा करने के लिए अब सब चाहते थे कि जोडुल का पैसा इस काम में इन्वेस्ट किया जाए, पर चेयरमैन कहता है ऐसा नहीं होगा, जितना पैसा है हमारे पास उतना ही यूज करो तुम। अब जोडुल ईच वीक दादाजी और दादी के साथ मिलने के लिए ही आया करता था, और वो कहता है कि लॉ की पढ़ाई इसीलिए कर रहा हूँ दादी, ताकि मैं दादाजी की हेल्प कर पाऊँ। हम फैमिली मेंबर बात कर रहे होते हैं कि ये सब उसका प्लान है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी उसके हाथ लेना चाहता है, इसीलिए पापा को यूज कर रहा है ताकि वो सुनंग को ले पाए, मतलब उनकी कंपनी को। ये सब चीज धीरे धीरे फिट हो रहा था युनकी की ब्रेन में। तो ये सब चीज फिट होने के बाद अब वो पूछता है कि पापा किसको कंपनी देते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट को, तुम्हें मालूम है क्या। तो वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लग रहा है, पर चेयरमैन शायद उनकी तरह जो होगा उसे ये प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। और ये बात खुद वो आके चेयरमैन को बता देता है, और चेयरमैन पहले से ये सब चीज का अंदाजा लगा रहा था कि उनकी चाहता है कि उसका बेटा सुनंग का ओनर बने। वो कहता है कि तुम जोडुल को लाने के लिए एक कार भेज दो। अब हमें दिखाया जाता है कि कार ड्राइवर जोडुल को ऊपर नजर रख रहा होता है उसे छोड़ते हुए, और जोडुल कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा वहां से। वो क्लासमेट के सामने ज्यादा दिखावा करने नहीं चाहता था कि वो चेयरमैन का बेटा है जो कि पैसे वाला है। और यहाँ और कुछ रिच फैमिली के बच्चे भी पढ़े रहते थे, और वो इन्वाइट करते हैं उसे पार्टी में आने के लिए इवनिंग में। तो वो देखता है मिनोंग को जो कि कॉलेज जा रही होती है, तो उसके पीछे पीछे और वो चला जाता है, और उसे फॉलो करते करते वो देखता है कि वो क्लास ले रही है,
और छुप छुप के उसे देख ही रहा था तब मीनोंग भी उसे देख लेती। अब मीनोंग पूछती है कि हम कहीं मिले थे क्या? तो जोडुल उसे बैंड का जो सीडी दिखाते हुए कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ और तुम्हें बताऊंगा। और उसे भी अब सीडी देखते हुए याद आ जाता है कि कहाँ उनकी मुलाकात हुआ था। और उसे अब खाना खाने के लिए इनवाइट करता है कि मेरे साथ खाना खाने के लिए चलो। तो वहां से जाके नोटिस बोर्ड चेक करता है जहां जोडुल का चेयरमैन के साथ फोटो लगा हुआ था जो कि उसका पोता था, वो नोटिस बोर्ड में ही लगा हुआ था। अब जोडुल कहता है कि मैं यहाँ चेयरमैन का पावर यूज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अजय पीर मतलब अजय स्टूडेंट इनवाइट कर रहा हूँ, तुम्हारी अजय क्लासमेट। और मैं आइडल के बारे में भी तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। और आइडल के बारे में वो सोचते हुए हाँ कर देती है जाने के लिए। नेक्स्ट हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोडुल इसे मिलने के लिए ही रेस्टोरेंट पर आया होता है और जोडुल इसके कपड़े में काफी डिफरेंस दिखता है। तो पूछता है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनते हो क्या? स्योमिन कहती है तुम गलत सोच रहे हो। तो जोडुल कहता है नहीं, अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। और उसे ये भी कहता है कि आइडल ग्रुप 2000 में वापस आ जाएंगे, पर पता नहीं वो ग्रुप में से आएंगे या फिर सिंगल आएंगे। और असल में वो स्योमिन को इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ही लाया था और आइडल ग्रुप और खाना खाना ये सब उसका बहाना था। और जोडुल देखता है कि ड्राइवर किसी के साथ बात कर रहा था और स्योमिन उसके बिहेवियर से काफी डिससेटिस्फाइड थी। उसे पता नहीं था कि वो उसे पर्सनली यूज कर रहा है और वहां से वो चली जाती है। और जोडुल को भी चेयरमैन पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा था, इसीलिए वो ड्राइवर एम्प्लॉयड किया। अब हमें दिखाया जाता है कि सोडियम कंपनी अब लॉस में चल रहा था हेयर स्टील की वजह से, क्योंकि वो कंपनी बहुत सारे कर्जे ले लिया था ऑलरेडी और सोडियम को डायरेक्टली नुकसान होगा वहां से। तो जोडुल यहाँ देखता है कि उसका मम्मी जो कि रेस्टोरेंट की ओनर को वो मम्मी सोच रहा था वो काफी तकलीफ में हो। उनको तकलीफ में देख के वो भी घबरा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि शियोन को जोडुल कहता है कि तुम हैंडो स्टील में इन्वेस्टमेंट करो और ये मैटर को काफी हद तक तुम्हें सीक्रेट रखना होगा। और वो हैंडो स्टील में उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसीलिए बोल रहा था ताकि डायरेक्टली वो वाइस चेयरमैन के हाथ को रोक पाएगा। वाइस चेयरमैन मतलब वाइस चेयरमैन जीन। और ये पूछता है क्या तुम खुद स्टूडेंट कंपनी लेना चाहते हो? तो कुछ नहीं बोलता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।